Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for PM for September 2024 एग्जाम। ओरिएंटेशन में बहुत सारी बातें करेंगे, जिसमें सबसे मेजर बात तो पेपर के बारे में प्लस उसको कैसे हम हैंडल करेंगे उसके बारे में होगी। एंड में मैं आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगी वेयर एवर यू आर स्टक कि हम किस चीज में कंफ्यूज्ड हैं। एंड बिफोर टेकिंग इट टुवर्ड्स द एंड आपको एक एडवाइस पीएम से रिलेटेड दूंगी, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें चाहे खुद पढ़ें। जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है उनके लिए तो ये एडवाइस होगी ही होगी। तो मैं सबसे पहले तो शुरुआत करती हूँ आप लोगों को पेपर से मिलवाने की। एक प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आती हूँ, जस्ट कंफर्म टू मी कि आप इसको देख सकते हैं। बताइए जी, क्या आपके सामने एक पीपीटी आ गई है? यस मैम। यस मैम। चलिए, ओके। तो इस पीपीटी से थोड़ा सा आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और जहां जहां पे मैं आपको बोलती जाऊं कि भाई इस चीज की फोटो खींच लेना तो खींच लेना। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, चलिए जी, तो हम सितंबर 2024 के लिए तैयारी चालू कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, अभी जो ओरिएंटेशन है उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। मेजरली 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, वी विल नो अबाउट द पेपर। नंबर 2, आपकी तैयारी इसमें कैसे होगी। सबसे पहले चलते हैं पेपर के बारे में जानने के लिए। पेपर में क्या क्या जानना है, इस पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और अब तो सिलेबस में नया सिलेबस भी आएगा, क्लासेस में क्या क्या कवर होगा, और पीएम का रिजल्ट हमारा कैसा आता है वर्सेस एसीसी का कैसा आता है, उस पे भी एक कंपैरिजन छोटा सा आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कैसा है इसका। देखो, हर स्किल लेवल का पेपर पैटर्न सेम होता है, लेकिन क्योंकि ऑडिट का अलग है तो मुझे यहाँ पे इसको कंसिडर करना चाहिए, इसका तो अलग नहीं है। तो यहां देख लेते हैं पहले। पेपर पैटर्न में यू विल गेट 3 सेक्शंस। यू विल हैव सेक्शन ए, देन यू विल हैव सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ऑडिट में सिर्फ 2 ही सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और बी, लेकिन पीएम में 3 होंगे। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस। वैसे इसको मल्टीपल चॉइस कंप्लीटली नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि कई मैच द फॉलोइंग्स होंगे, कई फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो मल्टीपल चॉइस वाली बात नहीं आएगी। कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपके पास सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होंगे, जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि सेक्शन ए विल बी वर्थ 15 इंटू 30 मार्क्स का। 15 इंटू 2 30 मार्क्स का सेक्शन ए आएगा। कहां से आएगा? पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आएगा। सेक्शन बी, सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का ही है और ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिफरेंस क्या है? यहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आपके पास 3 केसेस आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3। एक कॉमन स्टोरी लाइन आपको क्वेश्चन बताएगा, कुछ आपको इंफॉर्मेशन देगा, और उसके ऊपर 5 ओटीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी यहां पे भी है तो ओटीक्यू ही, लेकिन डिफरेंट कैसे है? एक केस से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, दूसरे केस से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, तीसरे केस से रिलेटेड फिर से 5 क्वेश्चंस। लेकिन सेक्शन ए में पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस अलग अलग एरिया से होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। हर केस 10 मार्क्स का हो गया, 10 10 10 बन गया 30 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन सी पे। ये तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से चेक हो जाएगा, सेक्शन बी भी ऑटोमेटिकली सिस्टम से चेक हो जाएगा। एग्जामिनर क्या चेक करेगा? सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच के। ये क्वेश्चंस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मिक्स होते हैं,
यानी कुछ पोर्शन होगा जो कैलकुलेटिव होगा, कुछ पोर्शन होगा जो आपको लिखने के लिए बोलेगा. सो आइडियली व्हेन आई से थ्योरी, प्लीज डू नॉट टेक थ्योरी एज की क्वेश्चन पूछेगा गिव द एडवांटेजेस ऑफ दिस, गिव द लिमिटेशंस ऑफ दिस. ये थ्योरी नहीं होती है सीसीए में. मेरे थ्योरी कहने का मतलब है जहां पे कैलकुलेशंस नहीं होगी. अब इसके सिलेबस को देख के बताऊंगी बहुत सारी चीजें आपको और नई, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो पेपर पैटर्न है ये एफएम और एफआर दोनों जैसा ही सेम है. पेपर को स्ट्रेटेजाइज करना, क्योंकि थ्योरी यानी बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन अगर सेक्शन ए और बी में आता है, बहुत स्टूडेंट्स का वो गलत हो जाता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन सेक्शन सी, इसमें एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग देगा. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में पेपर पैटर्न में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. ओके, अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ. यहां पे मुद्दे पे बात आएगी. सिलेबस में आपको बहुत कुछ पढ़ना है. अब मैं जवाब ये भी देती हूं कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इतना कुछ. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई नौकरी तो निकलती नहीं है. व्हाई आर वी इवन स्टडीइंग दिस पेपर? सो आई टेल यू द बेसिक रीजन. This is a paper which supports your intelligence, your logic reasoning, your decision making. ये पेपर आपके ब्रेन पे अटैक करके आपको इंटेलिजेंट बनाता है. ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल नहीं निकलेगा कि जिसमें इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का रोल हो. यानी ये पेपर वो काम कर रहा है जो बाकी सारे पेपर्स को सपोर्ट करेगा. इसलिए आपको यहां पे कोई स्लाइड नहीं दिखेगी कि भाई पीएम से रिलेटेड नौकरियां कहां निकल रही हैं. लेकिन फिर भी कॉस्ट कंट्रोल के नाम से प्रोफाइल आ जाता है, जिसको आप समझोगे टारगेट कॉस्टिंग के अंडर, और टारगेट कॉस्टिंग आएगा चैप्टर नंबर 4 के अंडर. ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर नंबर 5 के अंडर. एक बिजनेस प्रॉफिट कैसे मनाएगा, बिजनेस कंसल्टेंसी का प्रोफाइल. बिजनेस लॉसेस में ही चले जा रहा है. प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, दिस इज बिजनेस कंसल्टेंसी. ये आपको ये पेपर सिखाएगा. एक कंपनी आपको बोलेगी हम इस ब्रांड को अक्वायर करना चाह रहे हैं, प्लीज आप देखो ना ब्रांड के हिसाब से इस बिजनेस की परफॉर्मेंस, यानी हम जिसको अक्वायर कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. चैप्टर नंबर 13, 14, 15. यानी एक जनरल ज्ञान का पेपर है ये. आपको इस जनरल ज्ञान से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बहुत पॉलिश होती है. यानी पीएम आपको एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ लेके जाता है. अब तुम सारे बोलोगे कि मैम हमें एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं है, हमें तो नौकरी करनी है. बेटा नौकरी में किसी दिन सीईओ तो बनोगे, और जब सीईओ बनोगे या किसी भी टीम को लीड करोगे तो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सबसे जरूरी स्किल हो जाती है. यानी आपको मालिक की तरह सोचना है, तभी उस बिजनेस के लिए आप वो काम कर पाओगे जो मालिक करवाना चाह रहा है. दिस पेपर पॉलिशेस दो स्किल्स. नाउ एज आई ऑलवेज टेल यू ऑल, किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, मेरे पे भी मत करो. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आपने शार्क टैंक देखा? शार्क टैंक इंडिया. अब तो 2-3 सीजन आ गए. अगर देखा है तो मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ वो आप रिलेट कर पाओगे. नहीं देखा है तो देखना आज ही जाके. पूरा का पूरा शो क्या है, स्टार्टअप्स होती हैं, वो अपने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही होती है कि मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट कर दो. तो कुछ शार्क्स बैठे होते हैं, यानी बिजनेसमैन बैठे होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस. अब जब ये स्टार्टअप्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इनका बिजनेस क्या है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज आप इस पेपर में पढ़ेंगे. जीपी मार्जिन की बात होगी, कॉग्स की बात होगी. कॉग्स, कॉग्स इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यानी अगर मैं $100 का एक आइटम बनाती हूं तो इसको बनाने में क्या कॉस्ट लग गई. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसको बनाने में क्या कॉस्ट लग गई, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लेट्स सपोज 40 की लग गई, 60 का मेरा
जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कॉग्स, ये सारे के सारे आपको पीएम सिखाता है। ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने अभी ब्रेक इवन पॉइंट का जिक्र करा। क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? जब कंपनी इतनी सेल कर ले कि वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अचीव हो जाए, यानी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल पे मेरा सारा खर्चा निकल रहा है, दैट्स ब्रेक इवन। अब आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने में फिक्स कॉस्ट भी जाएगी, यानी कि किराया, किराया ऑफ द बिल्डिंग जहां पे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर चल रहा है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी जाएगी। ठीक है, आप यहां मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, लेकिन परचेजेस तो कर रहे हो सामान की। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, ये सब इसमें एक्सप्लेन होगा। लेकिन ये सिंपल सी चीज है कि मेरे को डिपार्टमेंटल स्टोर से इतनी सेल करनी पड़ेगी कि मैं जितना सामान डाल रही हूं वो भी रिकवर हो, किराया भी रिकवर हो। अगर एग्जैक्टली रिकवर हो जाएगा तो ब्रेक इवन है, और अगर मैंने ज्यादा रिकवरी कर ली वो फायदा है। ये सारी चीजें पीएम सिखाता है। अब आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है, आपसे एक बिजनेस आके पूछता है, भाई मुझे ये बताओ मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखूं? प्राइसिंग के चैप्टर में आप वो देखोगे। आप एक बिजनेस कंसल्टेंट होते हो, आपसे बिजनेस पूछता है, यार हमारे 3 डिवीजन चल रहे हैं, एक डिवीजन बहुत लॉस मेकिंग है, उसको बंद कर दें? आप बताओगे शट डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शट डाउन डिसीजन मेकिंग आप इस चैप्टर में समझोगे, चैप्टर नंबर 8 में। फिर एक डिपार्टमेंट होता है बजटिंग डिपार्टमेंट। ये रहा वो डिपार्टमेंट। मैंने क्यों बोला आपको नौकरियां नहीं दिखेंगी? क्योंकि आप लोगों के इनिशियल लेवल पे ये नौकरियां आप लोगों के लिए नहीं होती, लेकिन 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में बजटिंग डिपार्टमेंट भी आप लोगों के लिए खुल जाता है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बजटिंग डिपार्टमेंट है। हनीवेल, दे हैव अ बजटिंग डिपार्टमेंट। अमेरिकन एक्सप्रेस, दे हैव अ बजटिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? हर डिपार्टमेंट का बजट रखता है, एक बजट सेट करता है और फिर चेक करता है कि क्या सारे डिपार्टमेंट्स ने विद इन बजट काम किया, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल का जमाना है भाई। तो बजटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसको आप यहां से समझते हैं। मोटा मोटी इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए पीएम नहीं है, लेकिन पीएम आपको तैयार करने के लिए है, हर पेपर को सपोर्ट करने के लिए। पीएम ऐसी ऐसी चीजें सिखाएगा आपको बिजनेस से रिलेटेड, जो आपको एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट पता होनी चाहिए। कल को ऑडिटर भी बनोगे तो बिजनेस की समझ तो होनी चाहिए ना। आपको पता ही नहीं है कि जीपी मार्जिन है क्या, तो बिजनेस की समझ कैसे कैरी करोगे? ओयो रूम्स, सबने नाम सुना होगा ओयो रूम्स का। ओयो रूम्स ने बहुत ही जल्दी अपना ब्रेक इवन अटेन कर लिया। आम आदमी ये बात करता है, अब आपको समझ में तो आना चाहिए ब्रेक इवन अटेन कर लिया मतलब ओयो ने अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हमेशा हर महीने होने थे, प्लस सैलरी वैलरी, ये सब निकालना चालू कर दिया है। अब उनका रेवेन्यू इतना हो रहा है कि सारे खर्चे निकल रहे हैं, दैट इज ब्रेक इवन। ओयो ने अटेन कर लिया है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स 20-20 साल तक ब्रेक इवन अटेन नहीं कर पाती है। यही सारा ज्ञान आपको पीएम देता है। तो ये जो आपको सिलेबस सामने दिख रहा है, ये इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताएगा। सो यू हैव टू स्टडी दिस पेपर कंसिडरिंग यू हैव टू डेवलप द बिजनेस अक्यूमेंट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फ्यूचर डिग्री। इस सारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स करने के हैं? चैप्टर नंबर 1 आपको नहीं करना, ये एमए पे ले जाएगा, नॉट नीडेड। मैंने अपने आप जहां जहां आगे पढ़ाया है, जहां जो जरूरत पड़ी है वो करा दिया है। दिस चैप्टर इज थ्योरी, दिस चैप्टर इज थ्योरी। बिग डेटा क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 2-3 में, इनको एंड में करना है। आपके लिए करने वाले चैप्टर्स कौन से बचे? 4 से लेकर 15। चैप्टर नंबर 16 बात करता है कि आपको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज में लाना है, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे यूज करते हैं, एक्सेल कैसे यूज करते हैं, तो वो तो हम अक्रॉस द सिलेबस यूज कर ही रहे हैं। दिस इज नॉट अ चैप्टर विच यू नीड टू स्टडी सेपरेटली। अब गिनती करो कितने चैप्टर्स का सिलेबस है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स का सिलेबस। एंड दैट इज व्हाई आई टेल दी स्टूडेंट्स कि अगर आपका कोई क्वार्टर बिजी क्वार्टर चलने वाला हो, आप पीएम ले लो। सिलेबस बहुत छोटा है। एक चैप्टर में से एग्जाम किट में सेक्शन सी के क्वेश्चन 4-5 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत डरते हैं इससे। वो रिजल्ट के टाइम बात करेंगे, रिजल्ट के टाइम बात करेंगे कि बच्चे क्यों डरते हैं। फिलहाल तुम्हें सिर्फ मुझे सिलेबस से मिलवाना था कि सिलेबस ये है। अब दूसरी चीज, हर साल सिलेबस, टैक्स को छोड़ दो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सितंबर एग्जाम से नया एप्लीकेबल होता है। यानी कि अब हमें सितंबर के लिए जो पढ़ाई करनी है वो नए सिलेबस के हिसाब से करनी है। तो पीएम के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं एसीसी के वेबसाइट पे से, जो सिलेबस था नया वाला, उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला है। देयर आर नो एडिशंस, नो डिलीशंस फ्रॉम दिस सिलेबस, नथिंग हैज चेंज्ड। तो अगर आप लोग पुरानी बुक्स भी अरेंज कर पाते हैं अपने दोस्तों से, पुरानी मतलब 2022 वाली भी, वो भी चलेगी। जो 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं वो या तो मैंने क्लास में कराए हुए या फिर अपने दोस्त से किसी से फोटोकॉपी करा लेना। सिलेबस में एट कोर कोई चेंज नहीं है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि नई बुक नहीं मिल रही है, क्योंकि बुक मार्केट में नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। जैमजैम बुक्स और एडियो यूज था, वो सिर्फ ई बुक्स दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ई बुक्स से कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आती है, उनकी फोटोकॉपी भी नहीं निकल पाती। तो आपको अगर अपने फ्रेंड से किसी से बुक्स मिलती हैं 2022 तक, ठीक है, उससे पुरानी मत लेना, क्योंकि फिर अपने को रेफर करने में दिक्कत आएगी। मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलूंगी वो आपको कहीं दूर दूर तक मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पुरानी बुक से भी काम चल जाएगा। देयर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस, यू कैन क्रॉस चेक इट फ्रॉम द एसीसीए's ऑफिशियल पेज। आगे बढ़ते हैं क्लासेस कवरेज पे। यानी हमारा सिलेबस क्या पूरा कवर्ड है क्लासेस में? बिल्कुल जी। आपको एलएमएस से मैं मिलाऊंगी तब आपको दिखा भी दूंगी सारे चैप्टर्स यहां यहां आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो कवरेज 100% है, लेकिन एग्जाम किट 1/3 ही मिलेगी करीबी। क्यों? मतलब हर 3 में से एक क्वेश्चन मैंने किया है विद एन एक्सपेक्टेशन कि बाकी दोनों आप करेंगे। सब कुछ ही मैं कर लूंगी तो पेपर भी मैं ही दियाऊंगी फिर। और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री स्पीक्स। जब जब भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कम करते हैं और टीचर प्रैक्टिस ज्यादा करती है तो रिजल्ट नीचे आ जाता है। हमें वो मोड पे नहीं जाना। प्रॉब्लम क्लासेस का इस बार सिस्टम कुछ तगड़ा लेके आई हूं, उसके बाद में आपको जरूरत नहीं लगेगी किसी भी चिंता की। तो क्लासेस आर 100%। एग्जाम किट यू विल फाइंड 1/3 सॉल्व इन दी क्लास, मोर देन 1/3 एक्चुअली, अभी दिखा दूंगी। लेकिन 100% एग्जाम किट सॉल्व नहीं है, वो आपको करनी है। फिर जो प्रॉब्लम्स आए वो हमसे पूछना है। नेक्स्ट आती हूं हमारे पीएम रिजल्ट पे। सो रिजल्ट्स में दीज आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु लिटरली रॉक्ड दिस टाइम। ये रिजल्ट मार्च का है, जून वाले बच्चों ने तो भी दिया है, जिसमें से आप अगर प्रणय को देखेंगे तो 76 मार्क्स पीएम में लाना अपने आप में गजब की बात है। क्यों? क्योंकि एसीसीए का ग्लोबल एवरेज पास परसेंटेज पीएम का 44% रहता है। ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। 44% इज द एवरेज पास परसेंटेज पीएम में। अब इस पेपर के बारे में ऑब्वियसली आप बहुत सुन के भी आए होंगे कि बड़ा खतरनाक पेपर है, पास नहीं होते हैं, पास परसेंटेज बड़ी पुअर है। मैं इसका तुम्हें कारण बता देती हूँ। आजकल क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी इंटेलिजेंसी पे हिट करते हैं। अगर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इस पेपर को मुझे ऐसे करना है कि ये याद यहाँ पे कर लिया, वो याद यहाँ पे कर लिया, एग्जाम में आऊंगा जोड़ूंगा और इसको लिख दूंगा, चांसेस है कि आप पास नहीं होंगे। वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स डोंट पास इज देयर पुअर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कि मैं ये लर्न करके चला जाता हूं एंड आई शुड बी सक्सेसफुल। पीएम का पेपर लर्निंग के बेसिस पे आता ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आता है। यानी आपको अपने आप को तैयार करना है कहीं से भी आए हुए क्वेश्चन के लिए। दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। लकीली
with us the pass percentage approximately comes out to 60%. 60। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारी पास परसेंट 100% है, नहीं है 100%, बहुत बच्चे बैठते हैं, लेकिन 44 से 60 की जर्नी में सबसे पहली चीज माइंड मेकअप करना है। माइंड मेकअप रिलेटेड टू द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम, जो आपने पहले कभी देखा होगा। प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम डे वन। एफआर में भी नहीं देखा होता, पर फिर भी एफआर में एक सहारा होता है कि ये एडजस्टमेंट देखी हुई ऐसी है, वैसी एडजस्टमेंट आई है, यहाँ पे कुछ भी देखा हुआ नहीं होगा। किसी अटेम्प्ट में डिसीजन मेकिंग में से क्वेश्चन आएगा, एक जिम चल रहा है, जिम में कैफेटेरिया चलाएं कि क्रैक चलाएं। एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा, एक कार रिपेयरिंग गराज है, 5 डेज ऑपरेट करता है, 6 डेज ऑपरेट कर दे तो क्या करना चाहिए। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच डू कम अंडर पीएम। तो डे वन से आपको इसकी तैयारी ऐसे रखनी है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके, कि किताबी कीड़े की तरह हम पीएम नहीं कर सकते। इट हैज टू बी वेल सॉर्टेड कि कॉन्सेप्ट मुझे पकड़ना आना चाहिए। अगर 5 दिन की बजाय 6 दिन चलेगा तो कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी, वही चीजें स्टडी करनी है, सिंपल लेमैन की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह। ठीक है। एक और चीज, ये जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, इसमें से 70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे सिस्टम्स के हिसाब से टिल एंड तक काम किया। प्रणय खोसला इज वन ऑफ देम। नहीं, ऐसा नहीं है बाकियों ने नहीं किया, बाकियों ने भी किया, लेकिन बाकियों ने, किसी ने एक टेस्ट छोड़ दिया, किसी ने दूसरा टेस्ट छोड़ दिया। जैसे तबरेज ने तो मॉक्स ही शायद 2 में से 1 ही दिया। होंगे और भी बच्चे होंगे जिन्होंने सब कुछ डेडिकेटेडली किया। लेकिन 2 बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, ये जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मॉक्स और टेस्ट देते थे। मॉक्स एंड टेस्ट दे यूज्ड टू गिव। दूसरी बात, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मॉक दिया और पास नहीं हो पाए, लेकिन उनमें से 90% वो है जो मार्जिनल फेलियर्स में रहे। जो मार्जिनल फेलियर्स में रहे, ये मार्जिनल फेलियर्स क्या होते हैं? 47 से 49 की रेंज में फेल होने वाले। अब ये वो बच्चे होते हैं जो मेहनत पूरी करते हैं, काम पूरा करते हैं, बट एंड ऑफ द डे एक क्वेश्चन इधर का उधर और रिजल्ट, कोई थ्योरी में मार्क खा जाता है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी बच्चे के फेल होने के ऊपर। कोई 3 घंटे में डर जाता है, पैनिक कर जाता है, कोई सब कुछ पढ़ रहा है लेकिन डिटेल में नहीं लिख रहा। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो इस बार का जो सिस्टम है वो और भी टफ होने वाला है। मैं बताऊंगी आपको, अभी कैलेंडर दिखाऊंगी। दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी मोर रिगरस। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली वी बिकेम अ प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर। सीइंग द लव एंड अफेक्शन कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स जिस तरह से पास परसेंटेजेस लेके आ रहे हैं, प्लैटिनम बनना स्टूडेंट पास परसेंटेज से लिंक्ड होता है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। डर इन द सेंस, मैं नहीं चाह रही कि ये जो पास परसेंटेज जो ऊपर जा रही है वो किसी भी हालत में नीचे आए। And now with the number of students getting increased, my responsibility also is getting increased. तो अब जो सिस्टम होगा वो सुन के आपको शॉक भी लग सकता है, डर भी लग सकता है, बट आई हैड टू डू दैट, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट तुम सबका देखना है। क्या है ऐसा? मैंने लिटरली इस बार एक बहुत बड़ी वीकनेस स्टूडेंट्स में देखी। हर बार एक पर्टिकुलर पोर्शन में से क्वेश्चन आता ही आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे। एफआर में भी आता है, जब आप रेशियोज कैलकुलेट करके बिजनेस के ऊपर कमेंट करते हो। ये पीएम में भी आता है, फॉर श्योर आता है। और मेरे पास पढ़ने वाला 45% बच्चा इंग्लिश में मार खा रहा था। उसको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं जगह जगह कमेंट्स में लिख रही हूँ चेंज पैराग्राफ्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, उसको यही चीज समझ में नहीं आ रही थी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जब आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पे बात कर रहे हो तो एक पैराग्राफ में करो, फिर आप लेट डिलीवरीज पे बात करते हो तो पैराग्राफ चेंज कर दो। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। और जब बच्चा मेरा एक सेंटेंस ही नहीं समझ रहा तो वो क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहा।
अब इन दिनों जो 7-8 दिन मैंने लगाए हैं वो इसी तैयारी में लगाए हैं कि मैं देखूं तो सही कि मॉक्स में बच्चे कहाँ मार्क्स लूज कर रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में दे वर लूजिंग मार्क्स इन नॉन कैलकुलेटिव पार्ट, चाहे वो सेक्शन ए बी हो चाहे वो सेक्शन सी हो, जहां कैलकुलेशन नहीं है वहां बच्चे मेरे मार्क्स गंवा रहे हैं। वो क्यों गंवा रहे हैं? इंग्लिश की वजह से, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के लिए मैं एक नया सिस्टम अनाउंस भी किया था, अभी बता भी रही हूं आपको वो क्या सिस्टम है। 15 आवर्स का एक कोर्स वी हैव लॉन्च्ड, कर चुके हैं, मैं अनाउंस कर रही हूं अभी उसको, इट्स नॉट गोइंग टू बी टेकन बैक। इसमें हम उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे जिनको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, इंग्लिश राइटिंग में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैं पिछले 3 क्वार्टर से बच्चों को बोल रही हूँ बेटा इंग्लिश पे काम करो, बेटा इंग्लिश पे काम करो, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे ही करना पड़ेगा। नॉट दैट आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश मेंटर विल बी देयर हु विल असिस्ट इन दिस, बट दिस हैड टू बी डन थ्रू मी। क्योंकि ये चीज ठीक नहीं होगी तो पास होने के लाले पड़ते रहेंगे। और अभी तो स्किल लेवल है, पी लेवल में तो लिखना ही लिखना है, कैलकुलेशन को भी लिख के ही एक्सप्लेन करना है। दैट मीन्स इंग्लिश इंप्रूवमेंट तो अब मेरे लिए भी क्रिटिकल क्रिटिकल हो गया है कि तुम लोगों का ये सुधार होना जरूरी है। सो ये 15 आवर्स का जो कोर्स होगा, इसका मैं आपको अभी डिटेल नहीं दे पाऊंगी कि इसमें क्या क्या होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरे स्टूडेंट्स इस ये वाले जो बैच में होंगे वो कहाँ मार खा रहे होंगे। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा पहले 28 के आसपास, उसकी डेट्स अनाउंस होंगी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। पहले उस असेसमेंट को हम करेंगे, उससे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम आ रही है या राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। एंड ऑन दैट बेसिस एक कोर्स डिजाइन होगा ताकि सब लोगों को उस पिच पे लाया जा सके, विच इज ACCA's रिक्वायरमेंट। दिस कोर्स हैज नो फीस अटैच टू इट, बट देयर इज अ कंडीशन। क्योंकि मुझे हमेशा से ये डर रहता है कि जब कोई चीज फ्री में आती है तो स्टूडेंट्स उसको अटेंड नहीं करते। द कंडीशन अटैच्ड इज, आप इन 15 सेशंस में से 2 सेशंस मिस कर सकते हैं, देयर कैन बी इमरजेंसीज ऑल्सो। लेकिन अगर हमने जिन स्टूडेंट्स को मस्ट अटेंड कैटेगरी में डाला है, अगर उन्होंने 2 या 3 छुट्टियों से ज्यादा छुट्टियां ले ली, फिर आगे आने वाले किसी भी प्रोग्राम में उसको हम हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये इलाज जरा मुझे बता दो। मेरे पुराने स्टूडेंट्स, मेरे कई स्टूडेंट्स ने बोला मैम 500 रुपए फीस रख दो। मुझे फीस पे जाना ही नहीं है, मुझे इस चीज पे जाना है कि ये अटेंडेंस वाला सिस्टम हो, कि बच्चा अटेंड करे। अब वो कैसे अटेंड करे? ना तो मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई तुम्हारे मॉक चेक नहीं करूंगी, मॉक चेक नहीं करूंगी तो मेरा खुद का अंदर दिल धक धक करता रहेगा। तो एक ये इलाज मुझे समझ में आया। देर आर 15 सेशंस, आप इसमें मैक्सिमम 2 या 3 छुट्टी ले सकते हैं। उसके अलावा सारे सेशंस में यू हैव टू बी प्रेजेंट, क्योंकि असल में मैं ये पैसे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लगा रही हूं जिनको डायर नीड है इनकी। और अगर वो ही गायब होते हैं तो फिर वो आगे आने वाले मेरे इस तरह के किसी भी इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कोई और बेटर आइडिया हो तो बताना, आई एम रेडी टू चेंज दिस सिस्टम, बट एज ऑफ नाउ मुझे यही समझ में आ रहा है। तो ये इंग्लिश असिस्टेंस आप लोगों पे भी अप्लाई होगी। इफ वी फाइंड कि आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन में या किसी चीज में गड़बड़ है, वील हेल्प यू इन दैट। ठीक है? सो ये रिजल्ट लाने में जी बहुत सारी चीजें रहेंगी। अब सबसे पहले यहां पे आते हैं, हम इस पेपर को हैंडल कैसे करेंगे। तो पेपर भयानक है, पेपर का सिलेबस हमने देख लिया, मैम आपका कोर्स भी पूरा का पूरा होगा, दैट्स फाइन। लेट मी फर्स्ट टेक यू टू दी LMS, यानी हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक बार पहले उसको देख लो, कहाँ पे क्या चीज है, कैसे एक्सेस करना है, वो सारी चीजें देख के फिर समझते हैं कि हम हमें करना क्या है। हमें मतलब आप लोगों को करना क्या है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बताओ? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? अरे बताओ। नो मैम। ओके, सो यू हैव टू रीच आवर वेबसाइट। ये आ गए आप value-ed.in पे, यहां से आपको करना है लॉगिन। सो लॉगिन में मैं लॉगिन होती हूँ निधि के नाम से, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करती हूँ और मैं यहाँ पहुंचती हूँ PM के फोल्डर पे, ये ग्रीन वाले फोल्डर पे। मैं तो सब में स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आप एंट्री ले चुके हैं। सबसे पहला आइटम आपको यहाँ दिखेगा ओरिएंटेशन जून का। ये ओरिएंटेशन जून का क्यों दिख रहा है? क्योंकि अपना तो आज हो रहा है ना।
आज ये रिकॉर्डिंग मुझे जूम देगा रात को, यहाँ पे सुबह, कल सुबह आपको आपका ओरिएंटेशन दिखेगा। ये यहां से मैं हटा के इसलिए रही हूँ क्योंकि बच्चे बीच बीच में भी ज्वाइन करते रहते हैं, तो उनको देखने के लिए आई जस्ट कीप इट इंटैक्ट। और आप लोगों के लिए इसलिए भी यहाँ रखना पड़ता है कि नया ओरिएंटेशन इसी जगह पे आएगा। ये दूसरा, प्लानर। प्लानर होता है एक तरह का कैलेंडर जो हम फॉलो करेंगे सितंबर एग्जाम के लिए। ये जैसा जून में बना था, आपका इससे थोड़ा सा भयानक है। वाई? बिकॉज दी सिस्टम्स नाउ हैव बीन चेंज्ड। तो काफी हद तक सिस्टम्स चेंज हो गए हैं जो मैं अभी अनाउंस करने वाली हूं, इसलिए ये कैलेंडर थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। अब शुरुआत किससे करनी है? लाइव सेशन से। चैप्टर 5 से मैं इसकी शुरुआत कराती हूँ, नॉट चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपको बाद में मिलेगा। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप इजी चैप्टर कराते हो। चैप्टर नंबर 5 ही इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। जब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और चैप्टर नंबर 4 इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि उसमें सबसे पहले थ्रूपुट कैलकुलेट करने की बात होती है, वो भी वेरिएबल कॉस्ट से ही रिलेटेड होता है। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट तो समझ लो क्या है, दैट इज अंडर चैप्टर 5। यहां पे मैंने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। बजटिंग, जैसे बजटिंग एक चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 10। जब हम बजट बनाते हैं तो बजट जरूरी नहीं है ना अटेन हो पाए। हो सकता है हम अटेन कर जाएंगे, हो सकता है हमसे टारगेट मिस हो जाए, ये चीज होगी। तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं? वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। यानी कि बजट के बाद में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यार गैप कहां रह गया। वेरिएंसेस का चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। तो ये मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस है। चैप्टर 10 हम पहले बजटिंग करते हैं। बजट जब अटेन नहीं होता है तो हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, यानी चैप्टर 12। बुक ने तो चैप्टर 11 बीच में और डाला हुआ है जो किसी से आगे पीछे लिंक्ड नहीं है। इसलिए सीक्वेंशियली जैसे मैंने चलाया है वैसे ही चलना। ये थोड़ा सा समझने के हिसाब से सीक्वेंस मैंने सेट किया है। अब इसमें चैप्टर नंबर तुम्हें दिखा देती हूँ, कंटेंट पूरा है ना। चैप्टर नंबर 4, this is chapter number 4, then there is chapter number 5, then 6 की आपके पास प्रॉब्लम एग्जाम किट भी दिख जाएगी। फिर आते हैं 7 पे, देन 8, 9 कहां है? ये रहा। देन 10, 11 कहां है? ये रहा लास्ट वाला 11। 12 कहां है? देन 13, 14, 15। आ गए सारे चैप्टर्स, यानी कंटेंट पूरा मिलेगा। लेकिन मैंने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है कृपया करके उसी सीक्वेंस में ही पढ़ें। अब एक चीज, ये तो लाइव सेशंस आपको पढ़ने, मैंने कई जगह पीपीटीज यूज करी है। पीपीटीज का आप क्या करेंगे? अगर आपको सिर्फ यहीं पे देखनी है तो आप यहां से खोल के पीपीटीज देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड यहां से करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे? क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ये जो डाउनलोड वाली है ना, इनको डाउनलोड करके एक बुकलेट बना लेना। यानी कि सबके प्रिंट आउट ले लो और उसकी एक्सपायरी बाइंड करा लो। आपको पूरे 2 महीने इसी बुकलेट से पढ़ना है। बार बार हमें लैपटॉप की तरफ नहीं जाना। नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए ताकि उसमें कुछ भी एडिशन करना है, कुछ भी डिलीशन करना है तो आप पेन पेपर से कर सको। दैट्स इजी टू रीड, दैट इज इजी टू लर्न। ये नोट्स आ जाते हैं आपके पास। उसके बाद में ये क्लास वर्क कुछ एक्सेल शीट्स हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो एक्सेल पे स्क्रीन पे कराए हैं उनकी शीट्स हैं। अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन कम्स थियोरी वीडियोस। नाउ थ्योरी को कैसे समझें? तो ये थ्योरी वीडियोस है हर चैप्टर की अलग अलग। यानी किसी भी चैप्टर पे अगर थ्योरी का कंटेंट मुझे देखना है तो मैं यहां से देखूंगी। प्रैक्टिकल पोर्शन सेशंस में। अब ये एग्जाम किट लाइब्रेरी क्या है? मैंने किसी को पढ़कर किया था। सो एग्जाम किट लाइब्रेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। एग्जाम किट लाइब्रेरी है, अगर मैंने पुराने बैचेस में कहीं भी कोई क्वेश्चन कराया है उसको मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट करके यहां डाल दिया है। ये क्वेश्चंस के नाम है, लीफ लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, बैकले हिल के नाम से क्वेश्चन है,
स्वीट ट्रीट्स बेकरी के नाम से क्वेश्चन है। अब ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और अटक गए तो मुझसे मिलने का वेट मत करो, सीधा यहाँ पे आओ, खोल के देख लो। तो एग्जाम किट लाइब्रेरी यूज करनी है, लेकिन पहले खुद प्रैक्टिस करना है। सीधे एग्जाम किट लाइब्रेरी में नहीं आ जाना है। अब ये ट्रैकर है। ये ट्रैकर क्या होता है? ये ट्रैकर सिर्फ मैं बनाती हूँ, मेरे और स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि ये क्या ट्रैकर होता है। लेट मी शो यू। ट्रैकर होता है पीएम के एक एक क्वेश्चन को मैं ट्रैक करके रखती हूँ कि वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी चैप्टर्स का है। अब मुझे लेना है इसमें चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सीवीपी एनालिसिस। ये आ गए क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 97 तक सीवीपी एनालिसिस के सेक्शन ए के क्वेश्चंस। अब ये ब्लू वाले में सेक्शन बी के आएंगे। सीवीपी का क्वेश्चन है 258 हेयर इवेंट्स के नाम से, HARE इवेंट्स के नाम से। यानी जैसे ही आपने चैप्टर नंबर 5 कर लिया, यहां से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों के क्वेश्चन निकालो और यहां आगे लिख दो डन। यहां सामने इन वाली कॉलम्स में लिख दो डन एंड कंप्लीटेड यहां पे, ताकि ये नोट डाउन भी होता रहेगा कि आपने कर लिया है। ये सेक्शन सी के क्वेश्चंस आ गए। सीवीपी एनालिसिस के देखो 4 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैंने ही करा दिए होंगे और हो सकता है 2 आपको एग्जाम किट लाइब्रेरी में मिल जाए। बट पॉइंट ये है, एग्जाम किट लाइब्रेरी में तभी पहुंचना जब फंस जाओ। फर्स्ट इंस्टेंस में वहां मत जाना, पहले खुद स्ट्रगल करना। इसको आप डाउनलोड करिए, दिस विल हेल्प यू अक्रॉस योर जर्नी नोट डाउन करने में कि मैंने क्या कर लिया और क्या नहीं किया। अब आते हैं रूटीन टेस्ट पे। ये रूटीन टेस्ट क्या है? जैसे ही चैप्टर 5 और 6 कंप्लीट हो जाए, ये वाला टेस्ट आप कर दीजिए, स्टार्ट क्विज, ऑटोमेटिकली इसमें आंसर आ जाएगा। जैसे ही चैप्टर नंबर 4 to 7 कंप्लीट हो जाए, टेस्ट 2 कर लो। जैसे ही 4 to 7 एक और टेस्ट कर लो, वापस से चैप्टर 8 टेस्ट कर लो, चैप्टर 8, 9, 11 टेस्ट कर लो। ये तो ऑटोमेटिकली आप अपने पेस पे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन सी के टेस्ट तो मुझे चेक करने पड़ेंगे। ये रहे तीनों, ये कैलेंडर के हिसाब से होंगे, यानी जो डेट मैं दूंगी आप उन पे इन टेस्ट को करेंगे, मुझे सबमिट करेंगे, मैं चेक करके आपको दूंगी। ये तीनों टेस्ट यहाँ पे हैं। एक एडिशनल टेस्ट क्यों डला हुआ है? ये मैंने किसी एक बैच में लिया था, तो मैंने इसको यहाँ से हटाया नहीं, क्योंकि टेस्ट है बहुत अच्छा, बहुत टफ टेस्ट है ये। अगर मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट्स तीनों टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं और उनको थोड़ा सा झटका देने की जरूरत है, तो एडिशनल टेस्ट खोल दूंगी। दिस इज अ टेस्ट विच आई क्रिएटेड फ्रॉम APM। तो अगर ऐसा लगा मुझे कि बैच ज्यादा मार्क्स के साथ ऊपर जा रहा है, तो नीचे लाने का काम करेगा एडिशनल टेस्ट। इसलिए ये तीनों टेस्ट ड्यू डेट पे खुलेंगे और आपको 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर चेक करके दे दिए जाएंगे। अब आता है पीएम का रिवीजन। अब देखो यार, ये लास्ट टाइम का रिवीजन ना मेरे को थोड़ा सा समझ में कम आता है। मैं ये बोलती हूँ कि रिवीजन आप टाइम टाइम पे करते रहो, लास्ट टाइम पे मत करो। जैसे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 कर लिया, रिवीजन सेशन उठाओ, देख लो, फटाफट तीनों रिवाइज हो जाएंगे। अब आपने चैप्टर नंबर 9, 10 किया और पुराने चैप्टर्स भूल गए, वापस से इस रिवीजन सेशन को खोलो और 4, 5, 6 को रिवाइज कर लो। तो रिवीजन को लेके जाना ही नहीं है एंड पे, दैट इज व्हाट आई प्रेफर। लास्ट में भी देखना, लेकिन बीच बीच में भी देखते रहना, क्योंकि जब आप चैप्टर नंबर 13, 14, 15 करोगे तो पीछे का भूल जाओगे। तो पीछे वाला जो भूल रहे हो यहां पे क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ देखने उसको। अब ये सेल्फ इवेल्युएटेड मॉक्स, ये कुछ नहीं है, अभी अनाउंसमेंट करूंगी तब तुम्हें समझ में आएंगे ये सेल्फ इवेल्युएटिव रिवीजन मॉक्स क्या है। पर ये रिवीजन शॉर्ट है। इन इवेल्युएटिव, सेल्फ इवेल्युएटिव के अलावा सारी बातें समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन LMS पे? बताओ। ओके, अब आपको मिलवाते हैं आपके कैलेंडर से। LMS तो हो गया, अब कैलेंडर पे आओ। जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप लोगों के लिए इस बार सरप्राइज है। व्हाट्स दैट सरप्राइज? इस बार जो भी चीजें मैंने चेंज करी हैं, जो भी नए इंट्रोडक्शंस डाले हैं, मेनी ऑफ यू विल फाइंड देम वेरी टफ। अगर लगे आपने एनरोल करा लिया है, फीस रिफंड करा लो एंड यू कैन जॉइन समवेयर एल्स, बिकॉज नाउ दी सिस्टम्स विल बी दिस। क्या सिस्टम्स होंगे? इस बार मैंने 3-4 चीजें ऐड करी है। क्या ऐड करी है?
नंबर 1, प्रॉब्लम सेशंस आपने जब रजिस्टर किया था या करने वाले होंगे तो प्रॉब्लम सेशंस आपको दिखे होंगे वहां पे 6। इस बार 8 प्रॉब्लम सेशंस होंगे। और ये प्रॉब्लम सेशंस प्रॉब्लम्स की तरह नहीं चलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस की तरह चलेंगे। पीएम में हमने एक चीज देखी है, बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस कम है, उसमें से आधे से ज्यादा मेरी लाइब्रेरी में डले हुए हैं। कुछ बच्चे आपस में व्हाट्सएप पे ग्रुप के ऊपर ही डिस्कस करके खत्म कर देते हैं। तो इस बार जो सिस्टम चेंज हुआ है वो सिस्टम ये है, हर टॉपिक जिस दिन भी क्लास होगी उस दिन उस रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों को लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी, कुछ नए क्वेश्चंस की, एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिस। और इसमें आप लोगों की परफॉर्मेंस नोट की जाएगी। अब मैं आप लोगों को साफ साफ इसमें बता दूं, आपके 8 सेशंस में से 3 सेशंस मैं लूंगी, 5 सेशंस कोई और फैकल्टी लेंगी, मैं ही ट्रेन करूंगी उनको। आई वॉन्ट टू टेल यू द रीजन कि ऐसा सिस्टम क्यों डाल रहे हैं, मैं आठों के आठों में आपके सामने क्यों नहीं आ रही हूं। मुझे बहुत सारी चीजें करनी है अभी। अगर मैं प्रॉब्लम सेशन सारे पेपर्स के कुछ कुछ कम कर देती हूँ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। कैसे? सबसे पहली चीज, ये सेशंस 2 मैं इसलिए बढ़ा पाई क्योंकि मैं अपनी अटेंडेंस कम कर रही हूं। आई विल बी हियर फॉर 3 सेशंस, remaining 5 sessions the faculty will come up, deal with your problems and will make you practice live। अब वो किन चीजों पे आपको प्रैक्टिस कराएंगी? सेक्शन सी का टेस्ट होगा आप लोगों का, ये जो मुझे दिख रहा होगा कि इसमें किस बच्चे का कितना स्कोर आ रहा है और कौन किस चीज में मार्क खा रहा है। तो फैकल्टी जो आएंगी वो आपको प्रैक्टिस कराएंगी आपके वीकर एरियाज पे। मैं ही क्वेश्चंस एडिशनल बना के दूंगी उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी के आसपास डिफिकल्टी लेवल चेंज करते हुए, जिसमें आप लोग बार बार गड़बड़ कर रहे होंगे। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए ना, वो टाइम मैं यहां से निकालना चाह रही हूँ। बिकॉज समटाइम्स आई हैव रियली रियलाइज्ड इन द लास्ट क्वार्टर, बच्चों की कई प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनके लिए शायद उनको मेरी जरूरत नहीं थी। मैम इस सेंटेंस का मतलब बता दो, यू डोंट नीड मी फॉर दिस, दिस हेल्प कैन बी एक्सटेंडेड बाय समवन एल्स आल्सो, लेट मी वर्क ऑन योर वीकर एरियाज। इसलिए ये सिस्टम इस बार लगा रही हूं। मैं 5 सेशंस किसी और फैकल्टी को दूंगी जो आपकी कमजोरियों पे वर्क करेंगी। ये कमजोरियों पे वर्क कैसे होगा, मुझे उसकी तैयारी करनी है बाय क्रिएटिंग सम एडिशनल क्वेश्चंस। वो भी इंडिविजुअल बेस होगा क्योंकि मेरे को उसमें हर क्वार्टर एक्सरसाइज करनी होगी, हर क्वार्टर अलग बच्चे की अलग परेशानी होगी। कंसिडरिंग दैट सेक्शन सी का जो स्कोर रिलीज होगा उस पे मुझे आप लोगों को बताना होगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स के लिए आना मैंडेटरी है, यानी लाइव सेशन में आना मैंडेटरी है। बिकॉज आई विल इंस्ट्रक्ट द ट्रेनर कि इस बच्चे से स्पेशली ये चीज सॉल्व करवानी है लाइव। दिस इज अ न्यू सिस्टम। नाउ यू मे गेट ऑफेंडेड ऑन दिस कि मैम ये तो स्कूल चल रहा है, हाँ शायद चल रहा है, बट जो भी चल रहा है ये इस क्वार्टर ऐसा चलेगा। दैट इज अनाउंसमेंट नंबर 1। अनाउंसमेंट नंबर 2, ये आपने सेक्शन सी के टेस्ट 3 देखे थे ब्रोशर पे, यहीं पे ऐड ऑन कर रही हूं 3 मोर सेक्शन सी टेस्ट्स, बट दीज 3 टेस्ट्स विल बी ऑटोमेटिकली इवेल्युएटेड बाय द सिस्टम। ऑटोमेटिक इवेल्युएशन वाले टेस्ट होंगे ये, बनाऊंगी इस सिस्टम के ऊपर जैसे तैसे बनाऊंगी कि इसमें मुझे कुछ आइडिया लग सके कि आप लोग सेक्शन सी में कहां गड़बड़ कर रहे हो। ये 3 तो ठीक है, बट आई स्टिल वांट सम मोर डिटेल्ड एनालिसिस। तो इस बार निधि मैम डेटा डेटा खेलने के मूड में है, इसलिए उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये जब 3 तो चेक होंगे, ध्यान से सुनना, 3 चेक होंगे, 3 ऑटोमेटिकली सिस्टम से चेक होके आएंगे। मुझे इन सबकी रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है, कहां कौन बच्चा क्या कर रहा है। आउट ऑफ 20 मार्क्स देयर विल बी सम स्टूडेंट्स हु विल बी गेटिंग 8। इनके 12 नंबर कवर कराने में क्या चीज लगेगी वो ट्रेनर को बतानी है। देयर वुड बी समवन जो 20 के 14 16 के स्कोर पे है, 14 के स्कोर पे है, 17 के स्कोर पे है। इनका जो गैप है थोड़ा सा, यानी कि फर्दर पॉलिशिंग, ये किस वजह से हो रही है उस पर ट्रेनर को लगाना है कि भाई इस बच्चे का ये चीज सॉर्ट होना है।
For that purpose, now this time the practice sessions will be utilized. मॉक्स 2 मॉक्स होते हैं जो मैं चेक करूंगी, फर्दर 3 मॉक्स ये पिछले क्वार्टर से चल रहे हैं जो सिस्टम इवेल्युएटेड हो जाते हैं, यानी इनका सेक्शन सी अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स का पेपर इवेल्युएट हो जाता है हाथ के हाथ। 10 मार्क्स का नहीं हो पाता, वो कमेंट वाला होता है, वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन बाकी तो इवेल्युएट हो ही जाएगा। यानी इन टोटल यू विल हैव 5 मॉक टेस्ट्स। तो इसका जो आप कैलेंडर सामने देख रहे हो, ये तो सिर्फ ब्रोशर के हिसाब से ले जाने का था। थोड़ी देर में आपको जो ग्रुप पे मिलेगा वो सेक्शन सी के 6 टेस्ट के साथ दिखेगा। प्रॉब्लम क्लासेस 8 दिखेंगी, ये सेम टू सेम दिखेगा। अब अगर आप में से कई लोगों को लगे कि नहीं मैम ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इलाज एक ही है, या तो टेस्ट दो मत, लेकिन हमें ज्वाइन करना है तो जरूर दो, क्योंकि आप पैसे इसी के लिए दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे लिटरली आई वॉन्ट टू सी वेयर यू ऑल आर लैकिंग। मैं प्रॉब्लम क्लासेस में उलझी रहती हूँ, उसी का नतीजा ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेल दी स्टूडेंट कि भाई आपके नंबर इसमें कटे हैं, लेकिन बच्चा देखता ही नहीं है कि नंबर किसमें कटे, वो नंबर देखता है, कॉपी बंद कर देता है। आई वॉज शॉक टू सी दिस इस वाले क्वार्टर में, जब कई बच्चों की मैंने देखा टेस्ट 1 टेस्ट 2 में सेम गलतियां हो रही है। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम कि तुमने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन में क्या करा हुआ है जो तुमने नहीं करा, तो बच्चों का जवाब आता है नहीं मैम सोल्यूशन नहीं देखा। फिर कैसे इंप्रूव होगा? अब मुझे लग रहा है कि वो इंप्रूवमेंट मुझे ही खींच के लाके कराना पड़ेगा। तो ये खींच के लाने के लिए टाइम चाहिए और सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो दीज 5 सेशंस टेकन बाय सम अदर फैकल्टी इज माय सपोर्ट सिस्टम, ताकि मैं इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकूं, एक एनालिसिस कर सकूं कि किसको कहां किस चीज की जरूरत है। एम आई क्लियर ऑन दिस? बोलो, झटका लग गया? सबको चक्कर आने लगे? हेलो हेलो टैंगो चार्ली, गाइस सच में चक्कर आ गए? गाइस हो गए, चले गए? हाँ, एक ने तो चक्कर कंफर्म कर दिए। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो आपको ये कैलेंडर इस तरह से अपडेटेड मिलेगा, ये देखो। पर ये अभी और कॉम्प्लिकेट करूंगी मैं, एक बार पहले आप लोगों का एक वो देख रही थी कि भाई क्या यहाँ पे रिएक्शन आने वाला है, रिएक्शन वाला का, तो इसलिए। पर इसको थोड़ी देर में आपको ये पूरा अपडेटेड मिलेगा, पूरा सारा जाल बना हुआ, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, हमारा कैलेंडर डिस्कस हो गया। अब रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट देखो। अब ये इस क्वार्टर में देखो, मेरी टीम वो बहुत बड़ी तो है नहीं कि 10-15 लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं बोलूंगी कि भाई तुम डेटा कलेक्शन में मेरी मदद करो। ये सारा डेटा कलेक्ट मुझे करना है या फिर मेरी टीम के 3 बंदों को करना है। बट हैंडलिंग सो मेनी स्टूडेंट्स दैट टू कंसिस्टेंटली बिकम्स टफ। मुझे अब आप लोगों से एक साथ चाहिए। whenever I am circulating any Google form on the WhatsApp group asking for any information about you, please fill that. It's for your benefit only. Literally we struggle a lot. हम बच्चे से उसी के बारे में डेटा निकलवाने में इतना ज्यादा परेशान होते हैं and students don't fill that. मुझे एक डेटा ऐसे कलेक्टेड चाहिए। मैंने कुछ बच्चों के अगर पेपर चेक करके भेजे हैं, मैं आपको फॉर्म सर्कुलेट करूंगी कि भाई किसको कितने नंबर मिले हैं इन टेस्ट में, प्लीज अपना डेटा उसमें लिख दो, मेरे पास एक डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर तुम बोलो कि मैम उस डेटा को आप लिखते रहो, तो मैं बताऊंगी उस डेटा को लिखने में मेरा 1-1.5 घंटा चला जाएगा। उस 1-1.5 घंटे में मैं और 4 क्वेश्चन डेवलप कर दूंगी। सो योर चॉइस कि मेरा टाइम मैं किस में लगाऊं। तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मेरा टाइम और क्वेश्चन क्रिएशन में लग जाएगा, वरना मैं इसी को खोलती रहूंगी मेल बार बार और लिखती रहूंगी ऐसे ऐसे, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर। योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट मी टू डू। क्योंकि डेटा कलेक्शन में इस बार मैंने मोर देन 50 आवर्स स्पेंड किए, मोर देन 50 आवर्स। एंड इट वुड हैव बीन वेरी इजी अगर आप लोगों ने अपने मार्क्स मुझे गूगल फॉर्म में डाल के दे दिए होते। मॉक 1 मॉक 2 सबका मेल खोल खोल के चेक किया किसने दिया था, किसका कितना स्कोर आया। हाँ ठीक है, उस टाइम मेंटेन किया जा सकता था, बट स्टिल इट बिकम्स वेरी टाइम टेकिंग।
आप साथ साथ अगर लिखते हो फिर बाद में पंच इन करते हो, दैट ऑल्सो बिकम्स टाइम टेकिंग। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे और भी डेटा चाहिए होगा आप लोगों से। सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस कितने कंप्लीट हो गए, भरो तो सही, कितनों के आंसर आए, ये डेटा मुझे चाहिएगा तुम लोगों से, वो मैं चाह के भी नहीं भर सकती। आई विल नीड योर सपोर्ट इन गेटिंग दिस डेटा। तो मेहरबानी करके whenever I circulate any form, please do fill it. It won't take more than 5 minutes for you. लेकिन ये सोच के देखो, तुम्हें 5 मिनट लगेंगे तो उन 250 बच्चों का डेटा कलेक्ट करने में मुझे कितनी देर लगेगी? तुम्हें अपना ही डेटा देने में अगर 5 मिनट लगेंगे तो। इसलिए जस्ट हेल्प मी आउट विद दैट, यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर सेल्फ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि हाँ आदि, यस इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, क्योंकि अभी बहुत बच्चे वो भी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सो दे वुड लाइक टू सी द ओरिएंटेशन सिस्टम, समझेंगे फिर दे विल डिसाइड, तो ये यूट्यूब पे आएगा। ओके, सो माय पॉइंट इज, आप लोगों को टेस्ट देने हैं, जहां जहां मैं बोलूं भाई प्लीज एक फीडबैक फॉर्म भर दो जिसमें मुझे फीडबैक चाहिए, आप लोगों का स्टेटस अपडेट चाहिए, आप लोगों का टेस्ट का अपडेट चाहिए, दैट यू हैव टू फिल। यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैंने एक बैच में एक सिस्टम चलाया था कि मैंने आप लोगों को क्या कमेंट्स दिए हैं, प्लीज मुझे वो लिख के दो जरा। 4 बच्चों से ज्यादा नहीं लिख के दिया किसी ने। आई एम टॉकिंग अबाउट 70 स्टूडेंट्स का बैच। मतलब मैं ये भी करूं अब कि बच्चों को मैंने क्या कमेंट दिया है वो भी मैं ही लिखूं एक जगह इकट्ठा करके। आई वॉन्टेड टू सर्कुलेट दोज कमेंट्स फॉर एवरीवन कि देखो यार बच्चे ये भी गलती करते हैं, तुम मत करना। लेकिन मेरे पास 70 में से 4 लोगों का रिस्पॉन्स आया। आई कैन डू टिल अ सर्टेन लिमिट, मैं नहीं कर सकती उससे ज्यादा कि मैं सबके कमेंट्स बैठ के नोट डाउन करूं, पहले बच्चे की आंसर शीट पे लिखूं फिर मैं एक अलग जगह लिखूं। तो यहाँ कई जगह सपोर्ट मुझे तुमसे चाहिए होगा, प्लीज डू सपोर्ट मी फॉर दैट एंड सपोर्ट योरसेल्फ बाय गिविंग टेस्ट्स। ये टेस्ट बहुत जादूगरी करते हैं, पीपल हैव रियली एंडोर्स्ड दिस आल्सो कि हाँ वाकई टेस्ट नहीं होते हैं तो सिचुएशन बहुत अलग होती है। चलो, सो I am done from my side. If there is any question, please feel free to ask that. Guys, anything? No, ma'am. No, ma'am. All clear? All clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए, so I won't get you stuck for a longer period of time. अगर आप लोगों में से किसी को ये confusion है to start with which paper for September, then tomorrow we are meeting at 11 o'clock. Guys, am I connected? थोड़ा सा लैग दिख रहा है मुझे मेरी आवाज में। Yeah, there's a slight lag. Arpita, we will go ahead with Kaplan. Please do not refer to BPP. ठीक है, चलो, okay. So I was saying I won't take longer time for you. If you all are still confused as to which paper to choose, we are meeting tomorrow 11 o'clock in a session which is open for everyone. जिसको जो भी कंफ्यूजन हो, कल आप उसमें मुझसे लाइव आके पूछ सकते हैं कौन सा पेपर लेना है, वर्क लाइफ कैसी है, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मैं यही सेशन यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी, बाद में अगर कोई चीज याद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके गाइस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सितंबर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.